बच्चे कल हमने ना लास्ट सेल्फ इंडक्शन शुरू किया था और हमने उसमें डेरिवेशंस वगैरह कर ली थी। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जो इंडक्टर होता है, जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड का दूसरा नाम क्या है? इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर कहते हैं हम सोलेनॉइड को। एंड दिस इज़ अ सिंबल फॉर द इंडक्टर या सोलेनॉइड, ये हमने पढ़ा था। फिर आपको मैंने बताया था कि जो इसमें फ्लक्स होती है फाई का फॉर्मूला होता है Li। फिर आपको बताया था जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है E, उसका फॉर्मूला होता था -L di/dt। एंड जो एनर्जी स्टोर्ड होती है डेट इज़ ½ Li²। एंड एनर्जी डेंसिटी हमने पढ़ी थी ½ B²/μ0। मतलब जो इंडक्टर है, जो सोलेनॉइड है ना, उसके अंदर ना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ये हमने पढ़ा था लास्ट। एक चीज़ आपको मैंने बतानी थी कि इंडक्टर के अंदर ना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। इंडक्टर के अंदर क्या बनता होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने अपने कोज को क्या करना है? अपोज करना है। ठीक है, तो इसी कारण जो इंडक्टर है ना, वो करंट के इंक्रीज़ को भी अपोज करता है और करंट के डिक्रीज़ को भी अपोज करता है। इंडक्टर ने करंट के इंक्रीज़ को भी अपोज करना है और करंट के डिक्रीज़ को भी अपोज करना है। तो ध्यान से ये बात मेरी आपने समझनी है। इंडक्टर ने करंट के इंक्रीज़ को अपोज करना है। अब ऐसे क्वेश्चन ना 1 मार्क्स में आएंगे। जैसे मैं की को क्लोज़ करूँगा, जैसे मैंने की को क्लोज़ किया, शुरू में तो कोई करंट नहीं था। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 10 ओम, जस्ट एग्जांपल है, एंड बैटरी की वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो इसमें जो करंट फ्लो करना चाहिए वो करना चाहिए 1 एम्पेयर। हमने बीच में अब क्या लगा दिया? इंडक्टर लगा दिया। इंडक्टर करंट को बढ़ने नहीं देगा। अगर करंट 0 है, पहले 0 से करंट 1 एम्पेयर हो रहा है तो करंट इंक्रीज़ कर रहा है ना। अगर करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो इंडक्टर ने क्या बना देना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो करंट के इंक्रीज़ को क्या करता है? अपोज करता है। तो जब भी हम इंडक्टर को किसी रजिस्टर के साथ लगाते हैं तो करंट एकदम से इंक्रीज़ नहीं होता। करंट इंक्रीज़ होने में टाइम लगाता है। और जो करंट इंक्रीज़ होता है I, एट एनी टाइम जो करंट I है उसका फॉर्मूला होता है I0 e⁻⁻R/L। I0 ब्रैकेट 1 - e⁻⁻R/L इंटू T, ये करंट का फॉर्मूला है एट एनी टाइम T। फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए बताया जाता है कि ताकि बच्चों को पता चल जाए कि जो करंट है इंडक्टर में वो क्या करता है? एकदम से इंक्रीज़ नहीं करता। करंट की जो ग्रोथ है वो डिले होती है। जो करंट की ग्रोथ है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है? डिले होती है। करंट स्लोली इंक्रीज़ करता है। चेक कर लो, अगर हम t को 0 पुट करें, t को 0 पुट करेंगे तो I की वैल्यू बन जाएगी I0 ब्रैकेट 1 - e⁻⁻R/L इंटू 0। एनीथिंग पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 तो 1 होता है, तो ये 0 हो गया। 0 टाइम पे तो सर्किट में कितना करंट है? 0 करंट है। और करंट इस फॉर्मूले के हिसाब से ग्रो करता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसके ग्राफ में जो करंट है I, वो टाइम t के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और थोड़ी देर के बाद इट बिकम कांस्टेंट। थोड़ी देर के बाद जो करंट है इट बिकम कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना? कांस्टेंट कितना? जितना I0 है। व्हाट इज़ I0? I0 होता है सर्किट में वोल्टेज अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस। बस सर्किट में वोल्टेज कितनी दी आपने? 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम।
तो करंट जो बनेगा वो 10/10 डेट इज़ 1 एम्पेयर बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो शुरू में तो 0 था, 1 एम्पेयर होने तक उसको कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और जो करंट इंक्रीज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, डेरिवेशन हमने नहीं करनी। किसी बच्चे ने अगर डेरिवेशन देखनी भी है तो ये नॉर्मल सब्जेक्टिव बुक में लिखी हुई है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि नोट इन CBSE और अदर बोर्ड सिलेबस। तो इसलिए हमें ये ऐसे इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला आप याद रखिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, इसमें जो L/R है ना, आपने T को पुट T इक्वल टू L/R, T को L/R पुट करो इस फॉर्मूले में। अगर हम इस फॉर्मूले में T को L/R पुट करते हैं तो जो करंट बनता है वो बनता है I0 ब्रैकेट 1 माइनस E की पावर माइनस R/L इंटू T की वैल्यू कितनी है, L/R। तो अगर हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो करंट की वैल्यू बन जाती है I0 ब्रैकेट E की पावर -1। करंट की वैल्यू बन जाती है I0 ब्रैकेट 1 माइनस 1/E, E फॉर व्हाट, एक्सपोनेंट। और अगर आप एक्सपोनेंट की वैल्यू सोल्व कर लेना तो करंट की वैल्यू सारा कुछ आप सिंप्लीफाई कर ले 0.637 आता है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का 0.637 है। कब, जब T की वैल्यू कितनी है, L/R है। व्हाट इज़ L, इंडक्टेंस, व्हाट इज़ R, रेजिस्टेंस। और L/R को एक नाम दिया गया है, दैट नेम इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। L/R को एक नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अब नॉर्मली जैसे अब बोर्ड एग्ज़ाम में भी सब्जेक्टिव पेपर होना है तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ L/R, बस। अब बच्चे क्या करने बैठ जाते हैं, L के डिमेंशन ढूंढते हैं इंडक्टेंस के, फिर रेजिस्टेंस के ढूंढते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। हमें इतना लेंथी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। L/R क्या चीज़ है, टाइम है। तो बस अब टाइम के डिमेंशन निकाल लो, T होते हैं, तो L/R के डिमेंशन आपके पास टाइम T आ जाएंगे। L/R के आपके पास डिमेंशन क्या आ जाएंगे, T आ जाएंगे बस। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और करंट की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से ग्रो करती है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, करंट की वैल्यू हमने ये लिखी है ना, तो I की वैल्यू तो लिखूँगा मैं V/R, I0 की वैल्यू लिखूँगा V0/R, 1 माइनस ये बन गया, R से R कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी यही फॉर्मूला है, R से R तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैसे ही बता देता हूँ इसमें। अब जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ना, उसमें ये डाल सकते हैं, डेरिवेशन तो हमने की नहीं है, फॉर्मूला याद रखना आपने। इसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। इस पूरे केस को हम क्या नाम देते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट। करंट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रोथ ऑफ करंट है ना ये, करंट पहले 0 था अब बढ़ रहा है, तो डैट कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ द करंट थ्रू द इंडक्टर। इंडक्टर में जो करंट है वो कैसे ग्रो करता है, वो चीज़ है ये, ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, उसके बाद ये तो ग्रोथ ऑफ करंट मैंने बता दी है। अब ये इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर की इंडक्टेंस है मान लो 10 मिली हेनरी, ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया 10 ओम का। ठीक है, इसके साथ हमने बैटरी लगा दी, ये की लगा दी। डायग्राम ये बनी हुई है, इस डायग्राम में कई क्वेश्चन पूछेगा। ये मैंने वोल्टेज की वैल्यू दे दी 10 वोल्ट, मतलब जो मैक्सिमम बैटरी की वोल्टेज दैट इज़ 10 वोल्ट, वो वोल्टेज V0 बता दिया। क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे पूछा गया है, फाइंड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को ये टाउ से भी डिनोट कर देता है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट। सेकंड पार्ट से पूछ रहा है मैक्सिमम करंट, सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा। थर्ड पार्ट से पूछ रहा है
व्हाट इज़ द करंट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड के बाद कितना करंट होगा सर्किट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपने क्या पता लगाना है, टाइम कांस्टेंट टाउ पता लगाना है ना जी। तो जो टाउ होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है L/R। व्हाट इज़ L? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एंड व्हाट इज़ R? R इज़ द रेजिस्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है 10 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस है 10। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो टाइम आएगा वो 10 की पावर -3 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम आ गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट। देखिए मैक्सिमम करंट तो V0/R ही होगा। मैक्सिमम करंट में इंडक्टर का कोई रोल नहीं है। तो I0 की वैल्यू बनेगी V0/R। V0 है 10, रेजिस्टेंस भी है 10। तो व्हाट इज़ मैक्सिमम करंट 1 एम्पेयर। उसमें इंडक्टर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द करंट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड के बाद करंट बताना है। तो ये फॉर्मूला आप लगा लो, ये फॉर्मूला आप लगा लो। ठीक है, आपको I0 पता है, e की पावर -R/L। R पता है, इंडक्टेंस L पता है, टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड, वो भी आपको पता है, सारी वैल्यूज़ तो आपको पता है। तो I0 की वैल्यू है 1 ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर -R। व्हाट इज़ R? 10। व्हाट इज़ L? 10 मिली हेनरी। 10 × 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, वो है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 10 की पावर -3। तो हमने R की वैल्यू, L की वैल्यू और टाइम की वैल्यू 1 मिली सेकेंड पुट कर दी, 10 की पावर -3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो I की वैल्यू आ जाएगी 1 ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर -1। वही जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन में पढ़ा था, वही वैल्यू आ गई है ना। अब टाइम कांस्टेंट के बाद जो वैल्यू आई थी वही बन गया ना, e की पावर -1 बन गई है। अब आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ये टॉपिक कौन सा है बच्चे? ग्रोथ ऑफ द करंट है। करंट की हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रोथ पढ़ रहे हैं। सेकंड केस आता है इसमें डिके ऑफ करंट। सेकंड इज डिके ऑफ करंट। करंट डिके हो रहा है। करंट डिके का मतलब ये है कि जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था, कांस्टेंट हो गया था करंट ना, तो हमने की को ओपन कर दिया। अब जब अपन की को ओपन करेंगे ना, तो करंट एकदम से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर ने करंट की डिक्रीज़ को भी क्या करना है? अपोज करना है। इंडक्टर ने हर काम को डिले करना, मतलब इंक्रीज़ है उसको भी डिले करके करना है, और जो डिके है उसको भी डिले करना है। तो जब भी आप की को ओपन करेंगे ना, इसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर के कारण जो करंट है ना, आई की वैल्यू वो इस तरह डिके होगी। ये फॉर्मूला है I = I0 ब्रैकेट e की पावर -R/L × t। ये एक्सपोनेंशियल डिके है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, ये एक्सपोनेंशियल डिके है। 0 टाइम पे अगर आप t को 0 पुट करके देखो, 0 टाइम पे करंट की वैल्यू I0 है। t को 0 पुट करो, अगर मैं t को 0 पुट करूँगा तो e की पावर 0 1 हो गया, I की वैल्यू कितनी होगी? I0 होगी। तो 0 टाइम पे करंट की वैल्यू I0 है, और करंट ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। इसका मतलब अगर आप इंडक्टर लगा देंगे ना, तो एकदम से करंट 0 नहीं होगा और एकदम से करंट मैक्सिमम नहीं होगा। करंट को 0 होने में भी टाइम लगेगा और करंट को मैक्सिमम होने में भी टाइम लगेगा। डिपेंड करता है कि ये इंडक्टेंस L की वैल्यू कितनी है। ठीक है जी। तो एक तो ये आपने फॉर्मूला याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको इसमें मैं बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन एक्चुअल मेरे को करवाने थे, उसके लिए सब कुछ बताना पड़ गया। क्वेश्चन देखो, ये इंडक्टर लगा है, ये एक बल्ब लगा है, नीचे वाली रो में रजिस्टर लगा है और ये बल्ब लगा है B1 और ये B2।
दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ की, ठीक है। विच बल्ब ग्लो अर्लियर व्हेन की इज क्लोज्ड। इसमें से कौन सा बल्ब जल्दी ग्लो करेगा अगर हम की को क्लोज कर देंगे। विच बल्ब ग्लो अर्लियर व्हेन द की इज क्लोज्ड। हाँ जी, तो सिंपल बात यह है कि इंडक्टर ने करंट को इंक्रीज़ होने से रोकना है। इंडक्टर ने हर काम को क्या करना है, डिले करना है। करंट इंक्रीज़ तो होएगा, करंट इंक्रीज़ होगा, लेकिन इंडक्टर में वो डिले होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा ना करंट इंक्रीज़ का, I = I नोट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। करंट इंक्रीज़ तो होगा लेकिन उसको इंक्रीज़ होने में टाइम लगेगा। रजिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड केस में रजिस्टर लगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सा बल्ब जल्दी ग्लो कर जाएगा? विच बल्ब ग्लो फास्टर? B2 जो बल्ब है वो जल्दी ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो B2 बल्ब है इसके साथ रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर ने कोई डिले नहीं करना। तो अगर जल्दी की बात करें आपका, तो जल्दी ग्लो कौन करेगा? B2 वाला बल्ब करेगा। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। और जैसे ऑब्जेक्टिव में इसमें 4 ऑप्शंस होगी, इक्वल्स टाइम पे ग्लो करेंगे, B1 जल्दी करेगा, B2 जल्दी करेगा, ऐसे होगा। तो B2 ग्लो अर्लियर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें ये है, अगला क्वेश्चन आता है व्हेन द की इज ओपन। अगर हम की को ओपन कर दें, अब मैंने सर्किट में करंट देना बंद कर दिया। व्हेन द की इज ओपन विच बल्ब ब्लोन ऑफ अर्ली। कौन सा बल्ब जल्दी बंद हो जाएगा? जब अपन ने हमने जब की को ओपन कर दिया तो B1 और B2 में से कौन सा बल्ब जल्दी ब्लोन ऑफ हो जाएगा या जल्दी पुट ऑफ हो जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा? हाँ जी, इंडक्टर जो है ना उसने करंट के कम होने को भी रोकना है। तो ये ले जो बल्ब है ना, इसमें करंट एकदम से ख़त्म नहीं होगा, स्लोली करंट ख़त्म होगा। तो ये बल्ब डिम होता फिर ख़त्म हो जाएगा, एकदम से ख़त्म नहीं होगा। इसकी रोशनी जो है वो डिम होती थी फिर बंद हो गई। लेकिन जो रजिस्टर वाला बल्ब है इसमें तो कोई डिले वाला बात ही नहीं है, करंट ख़त्म हो गया तो इसने एकदम से बंद हो जाना। तो जो B2 बल्ब है वो जल्दी बंद भी हो जाएगा। जैसे आप की को ओपन करेंगे, B2 बल्ब पुट ऑफ अर्लियर या डिम अर्लियर। जो B1 बल्ब है ना इसके साथ इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगने के कारण जो B1 बल्ब है ना स्लोली डिक्रीज़ करेगा, B2 बल्ब जल्दी बंद हो जाएगा। तो आपको मैं इसमें यही समझाना चाहता हूँ बस कि जो इंडक्टर लगा होता है ना उसने हर काम को डिले करना है। बल्ब को ऑन होने में भी टाइम लगवाया है इसने और बल्ब को बंद होने में भी टाइम लगेगा B1 को, ठीक है जी। जो इंडक्टर होते हैं ना, ये इंडक्टर ना हमारी ट्यूब जो लाइट होती है उसकी चौक कॉइल के अंदर लगे होते हैं। ट्यूब की जो चौक कॉइल होती है अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसकी चौक कॉइल के अंदर इंडक्टर होता है, ट्यूब उस पर काम करती है। आजकल तो चलो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स आ गई है, लेकिन 2-3 साल पहले जो ट्यूब चलती थी उसमें चौक कॉइल जो लगती थी उसके अंदर इंडक्टर लगा होता था। अब इंडक्टर कैसे काम करता है प्रॉपर जो हम AC सर्किट्स वाले चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं करना। अब इंडक्टर के बारे में 2 बातें हो रहा है, इंडक्टर के बारे में 2 बातें हमने और नोट करनी है। जैसे ये आपके पास सर्किट लगा हुआ है, ये की है, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ये V है, ये दूसरा इंडक्टर है, ये रजिस्टर है। ये डायग्राम बनी हुई है। क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट व्हेन की इज क्लोज्ड एंड एट t=0। इसका मतलब ये है जैसे हमने की को क्लोज किया आपने उसी वक्त बताना है।
जैसे ही हमने की को क्लोज़ किया, आपने उसी वक्त बताना है कि व्हाट इज़ द करंट इन ए सर्किट। आपने उसी वक्त बताना है व्हाट इज़ द करंट इन ए सर्किट। हाँ जी। दूसरा केस है, व्हाट इज़ द करंट इन ए सर्किट व्हेन द की इज़ क्लोज्ड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये कब हमें काम आनी है, जब मान लीजिए आपका पेपर आता है और उसमें हॉर्स के क्वेश्चन आएंगे। 20% पेपर जो आता है ना बोर्ड एग्ज़ाम को, उसमें हॉर्स के क्वेश्चन आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ये उनके लिए है ये। हाँ जी। अब मेरी बात समझेंगे आप। कोई जो इंडक्टर होता है ना, उसने करंट को क्या करना है, हाँ जी, करंट को क्या करना है, अपोज करना है। करंट को क्या करना है, अपोज करना है, करंट के इंक्रीज़ को अपोज करना है। तो शुरू में जब t इज़ इक्वल टू 0 है ना, तो जैसे हमने की को क्लोज़ किया, इंडक्टर कह रहा है कि मैंने करंट फ्लो नहीं होने देना। अगर इंडक्टर कह रहा है कि मैंने करंट फ्लो नहीं होने देना, तो शुरू में जिस जगह पे इंडक्टर लगा हुआ है उस जगह पे ओपोजिशन आ जाएगी। इंडक्टर लगा है, इंडक्टर ने वहाँ पे अपोज करंट को ग्रो नहीं करने देना, करंट को फ्लो नहीं करने देना। तो शुरू में उस जगह पे इंडक्टर की ओपोजिशन आ जाएगी एंड शुरू में दैट सर्किट एक्ट एज ए ब्रेक सर्किट। तो मान के चलो कि इंडक्टर जहाँ पे लगा हुआ है वो एक तरह का करंट को आने नहीं दे रहा शुरू में तो ओपोजिशन ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस जगह पे करंट फ्लो नहीं करेगा। शुरू में ऐसा होगा। और दूसरी रो में भी इंडक्टर लगा हुआ है, तो शुरू में जहाँ भी इंडक्टर लगा है उसने करंट को आने देना ही नहीं। मतलब शुरू में ओपोजिशन होती है। ये बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए कि बिल्कुल एक तरह का ये कोरोना वायरस जैसे है कि शुरू में जब अनाउंसमेंट हुई थी तो एकदम से सब कुछ रुक गया था, सर्किट ही ब्रेक हो गया था, वैसा ही है ये। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम अब बीतता चला जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद ऐसा ही होगा सेकंड केस में। शुरू में इसमें ओपोजिशन ज़्यादा है तो सर्किट ब्रेक हो गया। अब बताइए व्हाट इज़ द करंट इन ए सर्किट। ना तो करंट इसमें जाएगा ना करंट इसमें जाएगा, सर्किट फ्लो ही नहीं करेगा। तो व्हाट इज़ करंट इन ए सर्किट, 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर लगा है ना वो करंट आने दे ही नहीं रहा, और जहाँ पे इंडक्टर लगा है हमें लग रहा है कि करंट आएगा ही नहीं। शुरू में इसने ओपोजिशन कर दी, तो शुरू में इट बिहेव लाइक ए ब्रेक सर्किट। ये याद रखना है, t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर एक्ट एज ए ब्रेक सर्किट। इंडक्टर ने सर्किट को ब्रेक करना है t इज इक्वल टू 0 पे। और प्लीज़ सब बच्चे इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। अभी तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डायग्राम बनानी इसकी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ब्रेक सर्किट का मतलब क्या है। पहला केस हो गया। दूसरा केस, इंडक्टर अपोज तो कर ही रहा है, इंडक्टर अपोज तो कर ही रहा है, लेकिन जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, आपको बताया था मैंने शुरू में तो ओपोजिशन ज़्यादा होती है लेकिन जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इंडक्टर की ओपोजिशन कम हो जाएगी। या हमने ग्राफ बनाया था ना पिछले केस में भी कि इंडक्टर में जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और कांस्टेंट हो जाता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर, t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर। इंडक्टर ने शुरू में ही अपोज करना है, उसके बाद इसके ओपोजिशन कम होती अपोज करना बंद ही कर देगा। करंट इंक्रीज़ कर रहा है, करंट पहले मान लो 0 था, इंक्रीज़ कर रहा है 0.1 0.2, अब अपोज कर ही जा रहा है ये, लेकिन करंट फिर भी इंक्रीज़ कर रहा है 0.3। जब करंट मैक्सिमम 1 एम्पेयर हो ही गया फिर किस चीज़ की ओपोजिशन करेगा, शुरू में अपोज करना है, उसके बाद इसके ओपोजिशन टाइम के साथ साथ कम होती रहेगी और इट एक्ट एज ए कंडक्टर। इसको अब इसने इस तरह समझना है कि शुरू में जो आपको मैंने जो एग्जांपल दिया है, कोरोना वायरस के जब अनाउंसमेंट हुई थी तो उस वक्त ओपोजिशन ज़्यादा थी, सब कुछ रुक गया था, हर जगह बैरियर लग गए थे, कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया ओपोजिशन कम होती गई है, और अब चाहे है वायरस लेकिन ओपोजिशन है ही नहीं, कोई भी काम जहाँ मर्जी जा सकता है। तो वैसे इंडक्टर का बिहेवियर है, शुरू में तो ज़्यादा अपोज किया था, लग रहा था कि सब कुछ ही बंद हो जाएगा, लेकिन अब इट बिहेव लाइक ए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब है कि जहाँ पे इंडक्टर लगा है वो सीधी वायर आपने बना देनी है, स्ट्रेट वायर बनानी है। तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया। ऐसे अगली में भी इंडक्टर लगा था,
ये रेजिस्टेंस आर हो गया। आप सबने ये बात लिखनी है कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर। इन्फिनिटी टाइम के बाद इंडक्टर अपोज नहीं करता, सिर्फ अपोज कब करता है? शुरू में करता है। शुरू में तो इतना ज़्यादा अपोज करता है कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। इट एक्ट एज ए कंडक्टर। अब आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हैं। सेकंड जो डायग्राम है ना, इसमें t इन्फिनिटी की बात चल रही है, फर्स्ट डायग्राम में t 0 की बात चल रही थी। हाँ जी, इस केस में अब क्या होगा? दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, वोल्टेज है v, तो करंट की जो वैल्यू बनेगी डेट इज़ v/2r। दिस इज़ द आंसर। मैं एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंडक्टर वाला कई बारी ना आ जाता है एग्ज़ाम में ना। ये हमने जैसे की को क्लोज़ किया है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा, दूसरे केस में ये रजिस्टर लगा, तीसरे केस में फिर ये इंडक्टर लगा हुआ है। ये डायग्राम बनी हुई है, वोल्टेज है V। हमने वही बताना है, व्हाट इज़ द करंट इन ए सर्किट व्हेन द की इज़ क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0, और दूसरा है एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। हरी अप, जल्दी ट्राई करिए। शुरू में तो इंडक्टर ने इतना ज़्यादा अपोज करना है कि सर्किट ब्रेक ही हो जाता है, हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बनेगा, सर्किट में करंट ही नहीं जाता शुरू में तो। हाँ जी, अब t इज इक्वल टू 0 पे जहाँ पे इंडक्टर लगा है ना, वो सर्किट अब ब्रेक कर दो। डायग्राम दोबारा बनाओ, जहाँ पे आपके पास इंडक्टर लगा है वो आपने सर्किट ब्रेक कर देना है। सर्किट ब्रेक का मतलब है कि उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। अगले वाले में तो कुछ भी नहीं है, रजिस्टर ही है, इससे अगले वाला जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये डायग्राम बनती है, जहाँ पे इंडक्टर लगा है वो लाइन ब्रेक होगी। अब इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है आर का, सिर्फ इस आर का रोल है, इस रेजिस्टेंस का काम है। वोल्टेज आपके पास V है, तो जब मैं t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूँ, तो जो करंट बनेगा आपके पास दैट इज़ ओनली V/R। पहला केस ख़त्म हो गया, बस न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है इसके। अगला केस है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो ये आपके पास t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर। तो जो इंडक्टर लगा था इसको भी आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, दूसरे को भी आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, तीसरे को भी आपने स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर एक्ट एज ए कंडक्टर, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी सारी। वोल्टेज आपके पास V है ही, तो ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में लग गए, तो नेट रेजिस्टेंस आपके पास बनेगा R/3। ठीक है ना, इंडक्टर का रोल ही ख़त्म हो गया इन्फिनिटी टाइम के बाद, शुरू में अपोज करता है बस ये। तो जो करंट है डेट इज़ V/R/3, दैट इज़ 3V/R। तो नेक्स्ट केस में ये बनेगा आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह बच्चे आपने ये करना है। आज हम इतना पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन आज हमने कोई नहीं की है, कॉन्सेप्ट हमने किया है। थैंक यू।